हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आपने लास्ट के वीडियो में देखा था कि हमने एएमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यूज देखे थे और आज के वीडियो में भी हम बचे हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो ये हम पेपर कर रहे हैं ये है दिसंबर 2023 का जो एएमआरएस का पेपर हुआ था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से भारतीय मानक समय किसके साथ निर्धारित है? पहला है 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, दूसरा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, तीसरा है 72 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक बार इसका आंसर देखने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, जैसे ग्लोब है और इसके बीचों बीच से निकलती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव, और जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ठीक है, तो जो विषुवत 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पूरे ग्लोब को दो गोलार्ध में बांटती है। उत्तर में हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध जिसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण में हो जाएगा इसका दक्षिणी गोलार्ध जिसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उनको मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, वो होती हैं देशांतर रेखाएं, और यहाँ पर ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो है पूरे ग्लोब को दो गोलार्ध में बांटती है। इसके पूर्व में आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और पश्चिम में आ जाएगा इसके पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार से पूरे ग्लोब को चार गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर ये हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो 23.5 डिग्री है वो भारत के लगभग बीच से गुजरती है, भारत को लगभग दो भागों में विभक्त करती है। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ आ जाएगी? ये हो जाएगी गोलार्ध कौन सा आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो 82 डिग्री को भारतीय मानक समय कैसे माना जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर पे, तो इससे पूरे गोलार्ध को 7.5 डिग्री के गुणा में 24 कटिबंधों में बांटा गया है। 7.5 के हिसाब से 7 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से। तो जो भारत के जो बीचों बीच देशांतर गुजरता है वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, 7.5 करके जो पूरे इसको बांटते हैं ग्लोब को, तो जो 82.5 डिग्री आता है वो भारत के लगभग बीच से गुजरता है। तो इसलिए जो 82.5 डिग्री पूर्वी, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो जो पूर्वी देशांतर है उसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक देशांतर कहा जाता है। और जो ये भारतीय मानक देशांतर 82 डिग्री है ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? ये गुजरता है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 स्टेट से गुजरता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमने देखा कि जो 82 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी कि कर्क रेखा है, ये जो भारत को बीचों बीच से दो भागों में विभक्त करती है, ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? तो इसके सबसे पश्चिम में आ जाएगा गुजरात, इसके बाद में है राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा त्रिपुरा और सबके लास्ट में आ जाएगा पूर्व में मिजोरम। तो लगभग क्या 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हाँ, एक बात ये भी बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला लिया गया है क्लास 11th की बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11th की बुक है, और इसका चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट, और उसके पेज नंबर 2 पर ये वाला दिया हुआ है जहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र सतह पर औसत वायु दाब निम्नलिखित में से कौन सा है?
पहला है 1.00 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 1.03 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है 1.09 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और चौथा है 1.11 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया है। ये लिया गया है वही 11th क्लास की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर हो जाएगा 10 और पेज नंबर, चैप्टर हो जाएगा 10 और पेज नंबर है उसका 86। ठीक है, वहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है जहाँ पर समुद्र सतह पर औसत वायुदाब लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि वायुदाब को किस में मापते हैं, मिलीबार में मापा जाता है, और यहाँ पूछा है हमको किलोग्राम में। तो मिलीबार में कितना है, ये है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, तो इसको किलोग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.03 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, 1.03 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर विश्व के मानचित्र को बनाया गया है। पहला है बॉर्न प्रक्षेप, दूसरा है नौमोनिक प्रक्षेप, तीसरा खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप और चौथा है बेलनाकार समक्षेत्र। ठीक है, तो विश्व के मानचित्र को किस पे बनाया जाता है, वैसे तो विश्व के मानचित्र को मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मर्केटर प्रक्षेप नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे लिया गया है क्लास 11th की प्रैक्टिकल की बुक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है और वहाँ पर मर्केटर प्रक्षेप का कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें से एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला है बॉर्न प्रक्षेप, बॉर्न प्रक्षेप नहीं होगा, दूसरा है नौमोनिक प्रक्षेप, ये भी नहीं होगा, तीसरा है खमध्य, ये यहाँ सही नहीं लिखा गया है, ये है खमध्य क्षेत्रफल प्रक्षेप, तो ऑप्शन 3 भी सही नहीं होगा, चौथा है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वैसे तो विश्व का मानचित्र बनाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप पे, है ना, लेकिन यहाँ पर मर्केटर प्रक्षेप नहीं है। और वैसे देखें तो मर्केटर प्रक्षेप जो है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है, तो उसके हिसाब से लगाया जाए तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में अक्षांश तक निर्धारित है। पहला है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, दूसरा है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तीसरा है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, चौथा है 5 डिग्री 45 मिनट उत्तर। तो इसने पूछा है भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वहाँ पर कौन से अक्षांश तक निर्धारित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 42 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत की दक्षिणी सीमा शुरू होती है। और भारत की मुख्य भूमि की अगर पूछे तो उसका आ जाएगा, एक बार हम देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में और कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में भारत की अवस्थिति है। तो जो मुख्य भूमि है वो हमारी शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो यहाँ पूछा है इसने, ये तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा अगर भारत की मुख्य भूमि से पूछे। ठीक है, मुख्य भूमि से अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन यहाँ इसने पूछा है कि भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो भारत के इधर अंडमान निकोबार द्वीप फैले हुए हैं तो इनकी स्थिति स्टार्ट होती है, ये कौन से अक्षांश से स्टार्ट होंगे, ये 6 मिनट 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 6 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर
सॉरी चौड़ाई, लंबाई नहीं लेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ भारत की चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की लंबाई है ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, ये लिया गया है क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, और उसका चैप्टर नंबर 1 है, और पेज नंबर देखेंगे इसका 2 पेज नंबर पर, इसके बारे में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला है। पहला है निमग्न द्वीप, दूसरा है मध्य महासागरीय कटक, तीसरा है प्रवाल द्वीप, चौथा है गंभीर मैदान। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसी ही पेपर में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से लास्ट के वीडियो में देखा है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इन चारों ऑप्शन के बारे में भी मैंने वहाँ पे बताया है। तो चपटे शिखर वाले समुद्री टीला उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है निमग्न द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिनको ग्वेट भी कहा जाता है। ठीक है, जो निमग्न द्वीप है उनको क्या कहा जाता है? ग्वेट भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर नंबर है 13 और पेज नंबर है 117, जहाँ से आप इन सबको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है? पहला है तराई, दूसरा है भाबर, तीसरा है खादर, चौथा है बांगर। तो इसने पूछा है कि हिमालय के दक्षिण में कौन सा उत्तरतम है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं हिमालय। ठीक है, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय है, हिमालय का दक्षिण कौन सा होगा? तो इसके ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तर और नीचे की तरफ आ जाएगा दक्षिण। तो इसके दक्षिण में भी इसने उत्तरतम पूछा है, मतलब सबसे उत्तर में कौन सा है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे उत्तर में कौन सा है? तो पहला आ जाएगा कि यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर चट्टानें साथ बहाकर लेके आती हैं और उनको यहाँ लाकर जमा कर देती हैं। ठीक है, और वो भी शंकु के आकार में जमा कर देती हैं। तो ये वाला क्षेत्र ऐसे बन जाता है यहाँ पर शंकु के आकार में। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं? गुम्फित हो जाती हैं। ठीक है, दिखती नहीं है, ऊपर प्रवाहित होती दिखती नहीं है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है इसका? ये कहलाता है भाबर। भाबर, ठीक है, और जहाँ फिर ये नदियाँ वापस बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये नदियाँ ऊपर जब बाहर निकलती हैं दिखती हैं, तो वो वाला एरिया कौन सा कहलाएगा? ये हो जाएगा तराई क्षेत्र। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तराई। तराई क्षेत्र के बाद में नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, और यहाँ किसका निर्माण करती हैं? मैदानी क्षेत्रों में, यानी जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं, जलोढ़ मैदान का। तो जलोढ़ मैदान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राचीन जलोढ़ मैदान, एक नवीन जलोढ़ मैदान। तो जो प्राचीन जलोढ़ मैदान है, जो नवीन जलोढ़ मैदान है उनको कहा जाता है खादर। ठीक है, नवीन जलोढ़ मैदान उनको क्या कहा जाता है? खादर। और जो बांगर है वो है प्राचीन जलोढ़ मैदान, प्राचीन जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे उत्तर में दे रखा है भाबर, फिर है तराई, फिर है जलोढ़ मैदान, यानी खादर और बांगर जलोढ़ मैदान। तो इसने पूछा है सबसे उत्तरतम, उत्तरतम कौन सा जाएगा? भाबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है 96 वाला, बुक है 11th क्लास की भारत भौतिक पर्यावरण, और चैप्टर नंबर है 2 और पेज नंबर हो जाएगा इसका 15, जहाँ से आप इनको और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसको बिहार का शोक कहा जाता है, शोक के रूप में जाना जाता है? तो पहला है गंडक, दूसरा है सोन, तीसरा है तीस्ता, चौथा है कोसी। ये तो हर कोई बता सकता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ये है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कोसी नदी जब हिमालय से आती है तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती हैं। ठीक है, जिससे इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और ये अलग अलग क्षेत्रों में होकर बहने लगती है और वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जन धन की हानि उठानी पड़ती है, तो इसलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिहार का शोक।
और ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पहला है रिचर्ड हार्टसोन, दूसरा है विडाल डी लाब्लास, तीसरा है अल्फ्रेड हैटनर, चौथा है एलन सैम्पुल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसने पूछा कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन, ठीक है, तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये भूगोल की परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, अल्फ्रेड हैटनर। हैटनर ने क्या कहा है कि विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर नंबर है 98 का 1 और पेज नंबर 11, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर 2 परिभाषाएं दी हुई हैं, एक हार्टसोन की है और एक हैटनर की है। हैटनर की हमने देख ली है, और हार्टसोन की क्या है? हार्टसोन ने क्या बताया था? हार्टसोन ने बताया था कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये है हैटनर की, सॉरी हार्टसोन की। तो हार्टसोन ने क्या कहा है कि भूगोल को उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना क्या है? भूगोल कहलाता है। तो ये वाली दोनों डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की बौछार की कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक है, यानी फूलों की बौछार जो वर्षा है वो किस कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक है? पहला है कॉफ़ी, दूसरा है चाय, तीसरा है फूलों और चौथा है आम, ठीक है। तो फूलों की बौछार क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये फूलों की बौछार है, फूलों की बौछार है। ये है कॉफ़ी की फसल के लिए लाभदायक है, ठीक है। और केरल और कर्नाटक, जो केरल वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो कहवा होता है उसके फूल खिलते हैं, इसीलिए इसको फूलों की बौछार कहा जाता है। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? फूलों की बौछार कहा जाता है। तो जो ये स्थानीय तूफान है उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक है आम्र वर्षा, ठीक है। आम्र वर्षा क्या है? ये आम की फसल के लाभदायक है, और ये कहाँ होती है? ये होती है केरल और कर्नाटक में। ऐसे ही एक है काल बैसाखी, काल बैसाखी, तो ये कहाँ होती है? ये होती है असम और वेस्ट बंगाल में। तो ये काल बैसाखी क्या है? ये चाय पटसन ये बहुत ही भयंकर और विनाशकारी वर्षा होती है, ठीक है, विनाशकारी वर्षा होती है। और इसको जो है आसाम में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बारदोली छिड़ा, बारदोली छिड़ा। और ये बारदोली छिड़ा है ये किसके लिए? ये लाभदायक है किसके लिए? चाय के लिए, पटसन के लिए और चावल के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक लू है, लू तो अपने राजस्थान में खूब चलती है, सब जानते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हैं ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान हैं जिनके साथ बारिश आती है। तो ये कुछ फसलों के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ के लिए विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि फूलों की बौछार किस कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कॉफ़ी के लिए। चाय के लिए कौन सा था? बारदोली छिड़ा असम का, ठीक है। आमों के लिए आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है 99 क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, और चैप्टर नंबर है इसका 13 और पेज नंबर हो जाएगा इसका 48, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो के समय पेरू तट के जल का तापमान बढ़ जाता है 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस से। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल नीनो क्या है? यह एक गर्म जलधारा है, ठीक है। इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं, इसका अर्थ होता है बालक ईशा, ठीक है। और अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, पेरू देश है, ठीक है, उसके तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अक्सर यहाँ पे एक पेरू जलधारा प्रवाहित होती है जिसको हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है,
और ये एक ठंडी जलधारा है। लेकिन किन्हीं कारणों से कभी कभी क्या होता है कि जो गर्म विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं होती हैं वो अपनी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, और जो पेरू ठंडी जलधारा है उसको विस्थापित करके यहाँ पे अल नीनो की गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जिससे इस एरिया का कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ जाता है। और इसको और डिटेल में हम जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें और डिटेल से समझा दूंगी, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इतना ही बहुत होगा। ठीक है, तो जो पेरू अल नीनो के समय पेरू तट के जल का तापमान कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।